हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि इंडियन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, कैसे कंट्रीब्यूशन की। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की इंडिया की, चाहे वो ट्राइबल स्टडीज़ हो, चाहे वो विलेज की स्टडीज़ हो, चाहे वो कास्ट की स्टडीज़ हो, है ना, चाहे वो रिलीजन की स्टडीज़ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो। उसमें अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम भी आता है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम भी आता है। तो हम अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आपको रॉबर्ट रेडफील्ड मिलेंगे, मैकिम मेरिट मिलेंगे, ओके, तो मिल्टन सिंगर मिलेंगे, ऑस्कर लेविस मिलेंगे, तो जैसे रुथ बेनेडिक्ट, ओके। तो ये हैं सारे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑस्कर लेविस हैं, अमेरिकन का काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था सोल्टैक्स ने, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सोशल साइंटिस्ट थे या सोशल इंजीनियर्स थे उन्होंने इस अप्रोच को यूज़ किया। तो इसने कहा कि अब डिसीजंस जो हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हों कम्युनिटी को, वो के द्वारा ही डिसीजंस को ले आई हैं। इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के प्रिंसिपल्स को देखते हुए तो बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, उनके ऊपर स्टडी की, ओके। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का। तो और इनका काम होता है कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स की सॉल्व करना है, ओके। तो अब एक्शन वर्सेस अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में फ़र्क है, ठीक है। तो अब सोल्टैक्स ने इसमें डिफरेंस के बारे में बताया। अगर आप एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो उनको जिन सब्जेक्ट्स की भी स्टडी कर रहे हैं तो उनकी लाइफ का पार्ट बनना पड़ता है। तो अब एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो वर्ल्ड होस्ट कल्चर को स्टडी करता है, ओके। और वो थ्योरी को बिल्डअप करते हैं, बैकग्राउंड में नहीं काम करते हैं, वो प्रैक्टिस में काम करते हैं। तो ये डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हमने देखा कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है, मिल्टन सिंगर की कंट्रीब्यूशन क्या है, मैकिम मेरिट की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके बारे में स्टडी किया। तो अनंता कृष्णा अय्यर ने कौन सी ट्राइबल के बारे में और कास्ट स्टडीज़ में क्या कंट्रीब्यूशन किया, ओके। तो हम तो पहले स्टडी किया कि प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है इंडिया के और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है फील्ड में। तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी,
और 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी, हमने उसको स्टडी किया। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ट्राइबल और कास्ट स्टडीज़ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। हम कृष्ण अय्यर की बात करें तो ट्राइब्स, इसने कोचिन के ऊपर स्टडी की, मैसूर के ऊपर स्टडी की। एस.सी. रॉय जो हैं, इन्होंने मैड इन इंडिया और जर्नल लिखा। एस.सी. रॉय फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मोरवान्स के ऊपर स्टडी की, मुंडास के ऊपर स्टडी की, खरिया के ऊपर स्टडी की। ओके, तो अब एन के बॉस ने हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन के ऊपर स्टडी की। उसके बाद जुआंग्सो उड़ीसा के ऊपर स्टडी की। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक हम स्टडी करेंगे इंडियन विलेजेस के ऊपर हम स्टडी करेंगे। इंडियन विलेज, देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कितना वास्ट सब्जेक्ट है। ये एंशंट स्टडी करता है, मॉडर्न नेशन को स्टडी करता है, एंशंट नेशन को स्टडी करता है ना, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करता है, ये सोसाइटी को स्टडी करता है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करता है। तो बेसिकली ये होलिस्टिक साइंस है, सभी चीज़ों को ये अलग अलग करके भी पढ़ता है और इंटीग्रेट करके भी पढ़ता है। तो ये है सिग्निफिकेंस एंथ्रोपोलॉजी की। अब हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंडियन विलेजेस। अब इंडियन विलेजेस में हम विलेज स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडियन विलेज एक एज ए सोशल सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, तो अब जो ट्रेडिशनल पैटर्न कैसा था, चेंजिंग पैटर्न क्या है, सेटलमेंट का, इंटर कास्ट, दो कास्ट के बीच में रिलेशन, एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इंडियन विलेजेस को स्टडी कर रहे हैं तो हमने एग्रेरियन रिलेशन को भी स्टडी करना है। तो हमने इंडियन विलेज लाइफ को स्टडी करना है, एग्रीकल्चरल रिलेशनशिप को स्टडी करना है, वहाँ पे कास्ट डिफरेंट जो है वो उनको स्टडी करना है, और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन विलेजेस के ऊपर। तो ऑन द होल हम कंप्लीट सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं इंडियन विलेजेस की। तो अब विलेज स्टडी, अब विलेज स्टडी ने कहा कि हम तो जो विलेज है बेसिक यूनिट है इंडियन सिविलाइजेशन का। तो विलेज क्या है बेसिकली, एंड्री बैटली ने कहा कि विलेज जो है एक बेसिक यूनिट है सिविलाइजेशन का। ओके, तो अब इंडिया में करीब अगर हम 2011 के सेंसस के मुताबिक चलें तो 68.6% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेज में रहती है। ओके, तो अब विलेज की सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की कंट्री की सिचुएशन, और कंट्री का जो इंडिकेटर है कि कंट्री कैसी है तो वो हमें पता चलता है जब हम विलेज को, की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब विलेज स्टडीज़ कब शुरुआत हुई? स्टडी बेसिकली पार्ट थी सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो अब 1950 तक कंट्रीज जो थी वो डी कॉलोनाइज्ड की तरफ बढ़ रही थी। पहले वो कॉलोनीज थी किसी दूसरी कंट्री की, फिर वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट की तरफ जा रही थी, डी कॉलोनाइज्ड हो रही थी। ओके, तो एग्रेरियन रिलेशन को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो था पहले तो बुक व्यू था इंडिया का। बुक व्यू क्या है इंडिया का, वो ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फील्ड व्यू जो है वो किया जाने लगा। फील्ड व्यू कैसे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को अडॉप्ट करके फील्ड व्यू किया जाने लगा। फील्ड व्यू कैसे करते थे,
वो करते थे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो कॉलोनियल व्यू था वो ये था कि वो बोलते थे कि ये तो लिटिल रिपब्लिक्स हैं, और वो इंडियन विलेजेस को क्लोज सिस्टम मानते थे, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम मानते थे। ओके, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म व्यू में क्या किया कि इनको कहा गया कि जो इंडियन विलेजेस हैं ये पार्ट है, वाइडर जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, उसके पार्ट है, कोई ये लिटिल रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो ऑस्कर मैककिन-मेरिट ने क्या किया, मैककिन-मेरिट ने यूनिवर्सलाइजेशन, पैराकोलाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन स्टडी किया। इसने किशनगढ़ी विलेज को स्टडी किया। तो किशनगढ़ी विलेज को स्टडी किया तो उसने पाया कि किस तरह से इंटरप्ले होता है लिटिल ट्रेडिशन का और ग्रेट ट्रेडिशन का। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन जो था उसने डोमिनेंट उसने भी स्टडी किया। ओके, तो अब बेनिफिट्स क्या हैं, मैककिन-मेरिट हो गया, एस.सी. दुबे हो गया, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, तो तीनों ने स्टडी की। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सोशल रियलिटी जो है वो अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है। तो हम न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से, चाहे है ना, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की अचीवमेंट्स क्या हैं, उसको अगर हमने स्टडी करना है तो हमें विलेज स्टडीज़ करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट असेसमेंट, और हम विलेज स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव चेंज आता है रूरल इंडिया में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट स्टडी करते हैं विलेज में, है ना, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो इंस्टेंट करते हैं, जैसे पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन हमने करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं विलेज स्टडी की सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स ऑफ विलेज स्टडीज़। अब ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ विलेज स्टडी का, विलेज स्टडी है क्या, है ना। तो अब टाइप्स होती हैं बड़ी सारी विलेज स्टडीज़ की, है ना। तो अब देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट, अगर हम विलेज स्टडीज़ की बात करें तो इसका क्रिटिसिज्म भी, ठीक है, तो हम बेसिकली एलियन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कंसेप्ट्स को विलेज स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ओके, एम.एन. श्रीनिवासन ने विलेज स्टडी की, जी.एस. गुरे ने विलेज स्टडी की। ओके, तो अब जो मैककिन-मेरिट था उसने किशनगढ़ी विलेज को स्टडी किया, और एम.एन. श्रीनिवासन था, इसने रामपुर विलेज को स्टडी किया, मैसूर में ही। तो किसी ने रामपुर विलेज की स्टडी की, किसी ने किशनगढ़ी की स्टडी की, किसी ने कूक्स की स्टडी की एम.एन. श्रीनिवासन ने। ओके, तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया मैसूर विलेज को स्टडी करके रामपुर में। तो एम.एन. श्रीनिवासन की स्टडी को हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म को भी कोट कर सकते हैं। तो जो F.G. बेले हैं, D.N. मजूमदार है, उसने यूपी में स्टडी की। F.G. बेली जो है उसने उड़ीसा में स्टडी की, बीसीपारा। एंद्री बेटेली ने श्रीपुरम तमिलनाडु की स्टडी की। एस.सी. दुबे ने समीरपेट विलेज है आंध्र प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट विलेज स्टडीज़ को हम कर सकते हैं कोड इसमें।
ठीक है। इकोनॉमिक्स ने स्टडी की, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्टडी की, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्टडी की, इकोनॉमिक्स ने स्टडी की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी की, ठीक है। तो अब देखा जाए तो है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या स्टडी की, चार्ल्स मेटकाल्फ हो गए, एच.एस. मेने हो गए, बाडेन पावेल ने स्टडी किया द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश सिस्टम इंडिया। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो लैंड सिस्टम था इंडिया का, उसने स्टडी किया बाडेन पावेल ने। तो एच.एस. मेने जो थे, उसने विलेज कम्युनिटीज़ को स्टडी किया ईस्ट में और वेस्ट में। तो चार्ल्स मेटकाल्फ ने स्टडी किया मिनट्स ऑफ द विलेज ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाल्फ ने स्टडी किया, बाडेन पावेल ने स्टडी किया, एच.एस. मेने ने स्टडी किया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्टडी किया, तो इकोनॉमिक्स ने स्टडी किया, तो जो लैंड सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया का, इसको स्टडी किया। तो एच.एस. मेने जो विलेज कम्युनिटीज़ थी ईस्ट एंड वेस्ट की, मिनट्स ऑन द विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टडीज़ जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कैरी आउट की, इकोनॉमिक्स ने कैरी आउट की। जैसे पंजाब बोर्ड था इकोनॉमिक इंक्वायरी का, बंगाल बोर्ड था इंक्वायरी का। तो विलेज की स्टडीज़ की इन्होंने, इकोनॉमिक्स ने स्टडी की, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में एस.सी. दुबे हैं, तो एम.एन. श्रीनिवासन हैं, एफ.जी. बेले हैं, जिन्होंने बसीपुरा उड़ीसा की स्टडी की, श्रीपुरम तमिलनाडु की स्टडी की एंड्री बटेले ने, बसीपुरा उड़ीसा की स्टडी की एफ.जी. बेले ने, मोहाना विलेज यूपी की स्टडी की डी.एम. मजुमदार ने, रामपुरा विलेज, समीर पेत विलेज, श्रीपुरम विलेज, बसीपुरा विलेज, मोहाना विलेज है यूपी का, उसको स्टडी की। तो एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या किया, स्टडी किया विलेज स्टडी को, ओके। तो क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका विलेज स्टडी का, ओके। तो अब रूरल कॉस्मोपॉलिटेशन क्या है, एस.सी. ने स्टडी किया विलेज स्टडी को, ठीक है। तो हमने इसकी स्टडीज़ पढ़ी हैं। तो एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज की स्टडी की, एस.सी. दुबे ने। तो उसमें स्टडी के लिए इसने एक समीर पैट है हैदराबाद में, एस.सी. दुबे का नाम याद रखना है आपने, मैकम मेरिट का नाम याद रखना है, अनंता कृष्णा अय्यर का नाम याद रखना है, हुटन का नाम याद रखना है, रॉबर्ट फुटे का नाम याद रखना है, और बड़े सारे हैं, एस.सी. दुबे, इरावटी कार्वे, डी.एन. मजुमदार, एम.एन. श्रीनिवासन, एस.सी. रॉय, एस.सी. दुबे। तो एस.सी. दुबे ने समीर पेट गांव है हैदराबाद में, तो उसमें स्टडी की। तो उसने इंडियन विलेज को स्टडी किया।
रिलीजियस लाइफ को स्टडी किया, कास्ट को स्टडी किया, है ना, लैंड ऑनरशिप को स्टडी किया, वेल्थ को स्टडी किया, तो कोई भी विलेज जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसने ऑब्जर्व का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो क्या है, रूरल रूरल स्टडी की, ठीक है। तो अब हेनरी मैने की बात की, है ना, बेडान पावल की बात की, चार्ल्स मेटकाल्फ की बात की, तो इंडियन विलेजेस के बारे में स्टडी किया। इन्होंने कहा कि आइसोलेटेड है, न्यूक्लियर है, सेल्फ सफिशिएंट है, क्लोज ग्रुप्स हैं। तो चार्ल्स मेटकाल्फ ने कहा कि लिटिल रिपब्लिक्स हैं। तो अब ऑस्कर लेविस ने इन चीज़ों को ठीक है किया, तो उसने कंपैरेटिव स्टडी की मैक्सिकन विलेजेस की और इंडियन विलेजेस की। तो रूरल मैक्सिकन विलेज और इंडियन विलेज कौन सी थी, रानीखेड़ा विलेज की स्टडी की, और मैक्सिकन विलेज कौन सा था, टपॉइटान। तो उसमें रूरल कॉस्मोपॉलिटन यूनियन को इलेबोरेशन की, और उसने कहा कि विलेज पहले जो थे हेनरी मैने, बडेन पावल, चार्ल्स मेटकाल्फ, इनका ये कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इनका ये कहना था कि विलेज जो है वो आइसोलेशन से है। तो फिर उसके बाद फिर एस सी दूबे आए, तो इन्होंने कहा, या फिर ऑस्कर लेविस थे, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, विलेज स्टडीज़ कम्प्लीटली ऑटोनॉमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो अब बात करें, ठीक है, तो किस लोगों ने क्या क्या स्टडीज़ की। विलेज स्टडीज़ की एग्जांपल है, इंडियन विलेज क्या है, एक सोशल सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब 6 लाख गांव हैं इंडिया में, 6 लाख गांव हैं, और 68.6% उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो एंड्री बैटली जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है, और उन्होंने कहा कि विलेज जो है वो बेसिक यूनिट है इंडियन सिविलाइजेशन का। तो सोशल सिस्टम है क्या, बेसिकली एक तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक इंडिविजुअल्स का नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। आप सोशल सिस्टम में आपको सोशल मिलेगा, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, सोशल क्लास मिलेंगी, चीज़ें रिलेशनल सिस्टम। तो हम बात करें, तो ये है कास्ट के वहाँ पे रहते हैं, तो की है अब कास्ट और कास्ट के लोग रह रहे हैं, और अनकास्ट में मतलब अलग उतरा सेटल, तो जेंडर है वो डिफाइन, ठीक है। तो
कास्ट बिलीव इसमें बिलीव। ओके, अब काफ़ी कास्ट जो है वीक हुआ है। अब फैमिलीज पहले जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस हो रही है, कास्ट भी चेंज हो रहा है, रूल्स भी के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, जजमानी सिस्टम भी। तो ये बहुत सारे सोशल हम हैं जो जजमानी से डिक्लाइन हो रहा है, कास्ट सिस्टम जो हो रहा है, और मैच है वो चेंज हो रहे हैं, जेंडर चेंज हो रहा है, इंटरमैरिजेस हो रही है, पावर हो रहा है ना। मेरे कास्ट जो थी ऐसा नहीं है, अब ब्राह्मण्स की पावर्स जो है वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब विलेज स्टडीज़ ने इंडियन सोशल सिस्टम को और कंट्री का कैसे कंट्रीब्यूट करने किया स्टडीज़ को करने के लिए। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कि हम विलेज स्टडीज़ में हमने पढ़ा विलेज सोशल सिस्टम होता क्या है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब विलेज स्टडीज़ से हमें पता चला कि इंडियन सोशल सिस्टम से, है ना, तो एग्रेरियन सोसाइटी है। हमें पता चला कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी है और कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे जेंडर रोल्स हैं, जजमानी सिस्टम है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, सेटलमेंट पैटर्न्स है। ओके, अब देखोगे आपको जो ब्राह्मण्स हैं वो नॉर्थ में मिलेंगे, नॉन ब्राह्मण्स सेंट्रल जो है वो जजमानी सिस्टम एग्जिस्ट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन देखा जाए विलेज है ना, विलेज किया हिंदू में पोस्ट होता है। ओके, तो कह सकते हैं इंडिया कंट्री मॉडर्नाइजेशन की वजह से है ना, बहुत सारी जा रही है की तरफ जा रहा है। हुआ है विलेज कंट्रीब्यूटेड अब विलेज सिस्टम में पड़ेगा। तो आई थिंक वीडियो जो पेपर रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे, पेपर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप क्या करना है, चैनल को लाइक है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, आप अपने विचार नहीं है कि मेरे में आप सबसे बढ़ाए हैं ताकि मेरे को मैं एनालिटिक फील्ड मोटिवेशन वो टॉपिक वीडियोस और मैं इस बात इस वस्तु पे जस्ट वीडियो को क्या मॉडरेट कर
कर रहा है सब्सक्रिप्शन। की बात तो पीसीआईटी का बेसिकली एक अर्बन कम्युनिटी, एक फॉक कम्युनिटी और ब्रिटिश के सोसाइटी को तो रॉबिन ने किया था, तो की डेफिनेशन दी। सोसाइटी को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि इनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, इकोनॉमी के ऊपर होती है, पॉलिटिकल स्फेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर, रिलीजियस स्फेयर, ठीक है ना, ऑन ए लार्ज सोसाइटी। तो पीसेंट सोसाइटी की पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डिपेंडेंस होती है लार्ज सोसाइटी के ऊपर, और ए.एल. क्रॉपर ने कहा। और दूसरी डेफिनेशन दी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर के वर्क में उसने कहा कि पीसेंट सोसाइटी बेसिकली एक सोसाइटी को उसने प्लेस किया था फॉक और अर्बन कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। तो 3 फीचर्स उसने, ठीक है, तो इसका 3 इसने फीचर्स बताए थे। पहला फीचर्स था कि एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लैंड के ऊपर, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर को लैंड के साथ उनका रिलेशन होता है, और एग्रीकल्चर को वो अपना आइडियल प्रोफेशन मानते हैं, बेस्ट प्रोफेशन मानते हैं, और वो डिग्निटी होती है उनको लेबर के ऊपर। यह है पीसेंट सोसाइटी। ओके, तो पीसेंट सोसाइटीज़ के ऊपर PYQs में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पीसेंट सोसाइटीज़ की बात करें, विलेज सोसाइटीज़ की बात करें, तो काफ़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है विलेज स्टडी की, सोशल स्ट्रक्चर की। ओके, तो अब ट्रेडिशनल एंड चेंजिंग पैटर्न है सेटलमेंट का और इंटरकास्ट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल और चेंजिंग पैटर्न क्या है सेटलमेंट का और इंटरकास्ट रिलीजन का, वो हम स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो हम विलेज स्टडीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल और पैटर्न क्या है सेटलमेंट का, ठीक है। तो किस तरह से जो हो सेटलमेंट्स हैं देखी जाती हैं, नेटवर्क है विलेज में। ओके, डिफरेंट कास्ट के लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर्स किस तरह से अरेंजमेंट है हाउसेस का। तो अब बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, हिल एरिया है, रिवर की प्रेजेंस है, या फिर प्लेन एरिया है, वेदर कैसा है वहाँ पे, सोइल कैसी है, पानी की अवेलेबिलिटी सेम, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये चीज़ें जो हैं आपको इन्फ्लुएंस करेगी सेटलमेंट पैटर्न्स में, कि किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं। तो पैटर्न्स क्या है उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि चेंजिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पैटर्न क्या था और चेंजिंग पैटर्न क्या था सेटलमेंट पे और इंटरकास्ट रिलेशन में। तो ये फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब RY सिंह सिन्हा ने, राजा ने पैटर्न्स को स्टडी किया। एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपको मिलेंगे
घर लोगों के, ठीक है। तो लेन्स आपको मिलेंगी, एक बड़ा घर होगा, ज़मींदार का घर होगा, ठीक है। तो ज़मींदार के अपनी कास्ट के लोग उसके आसपास में रह रहे होंगे, और आउट कास्ट के लोग जो है वो आउटस्कर्ट्स में रह रहे होंगे। अब रीलियर पैटर्न की बात करें, लीनियर पैटर्न जैसे आप रिवर के किनारे रह रहे हो, रेलवे लाइन के किनारे रह रहे हो, रोड के किनारे में रह रहे हो, तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न में। उसके बाद आता है सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिले? लीनियर पैटर्न तो देखिए अपने कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आप लेक्स हैं, ठीक है ना, तो या फिर माउंटेन टॉप्स हैं या सी कोस्ट है, समुंदर के किनारे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। जहाँ आप लेक्स के किनारे में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्कुलर पैटर्न और सेमी सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। या फिर आप कहीं टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे रह रहे हैं, वहाँ पे भी आपको सर्कुलर पैटर्न आपको देखने, आप देखोगे स्टार शेप पैटर्न्स। स्टार शेप पैटर्न्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पर रोड्स आपको मिलेंगे कि यहाँ पे रोड्स जो हैं तो आपको देखने को मिलेगा स्टार शेप, जैसे बहुत सारे रोड्स यहाँ पे इमर्ज कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, है ना। तो आपको सेटलमेंट्स दिखेगी कहाँ पे? रोड्स के अलॉन्ग में आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेगी। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न आपने देख लिया, सर्कुलर पैटर्न देख लिया, स्टार शेप पैटर्न देख लिया, ट्रायंगुलर पैटर्न देख लिया। तो ट्रायंगुलर पैटर्न जहाँ पे आपको दो रिवर्स जो है वो इमर्ज होते हुए दिखेगी, वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, दो रिवर्स। तो उसके बाद है नेबुलर पैटर्न। नेबुलर पैटर्न का मतलब होता है इसमें आपको सेंटर में टेम्पर होएगा, और तो जो सर्कुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ऑल अराउंड साइड, एक सर्कल होगा, फिर दूसरा सर्कल होगा, फिर तीसरा सर्कल होगा, फिर चौथा सर्कल होगा, ठीक है। तो इस तरह से नेबुलर पैटर्न होता है, सर्कुलर पैटर्न और नेबुलर पैटर्न। और कम्पैक्ट पैटर्न आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे डेंसिटी जो है वो बड़ी ज़्यादा हाई हो, कम्पैक्ट पैटर्न, ठीक है। सेंटर में आपको घर सारे दिख जाएंगे और फार्म लैंड आपको घरों के बाहर दिख जाएगी, कम्पैक्ट पैटर्न। तो आपको ये पैटर्न भी आपको देखने को मिलती है, सेमी कम्पैक्ट पैटर्न, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिल जाती है। डिस्पर्स पैटर्न में आपके घर दूर दूर हैं, तो आप देखने को मिलेगा कम्पैक्ट नेबुलर पैटर्न देख लिया आपने, ट्रायंगुलर पैटर्न देख लिया आपने, स्टार शेप, लीनियर, रेक्टेंगुलर, कम्पैक्ट पैटर्न, सेमी कम्पैक्ट पैटर्न, डिस्पर्स पैटर्न आपने देख लिया, ठीक है ना। तो ये पैटर्न्स भी आप चेंज हो रहे हैं, ओके। अभी एग्रेरियन रिलेशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि एग्रेरियन रिलेशन की अगर हम बात करें तो आपको एग्रेरियन रिलेशन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको एग्रेरियन रिलेशन आपको देखने को मिलेगा विलेज में। तो बड़ी सारी पॉपुलेशन विलेज में रहती हैं, है ना। तो अब देखेंगे कि अगर हम बात करें तो
राजा की ज़मीन होती थी सारी की सारी। प्री कॉलोनियल फेज़ में राजा जो होता था वो ऑनर होता था राज्य का, लैंड का। तो कॉलोनियल फेज़ में क्या हुआ, ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज़ किया। तो इसमें जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, इसमें 2 क्लासेस थी, एक तो लैंडलॉर्ड्स की थी और एक थी पीजेंट्स की। और एक थे ओप्रेसर्स थे और दूसरे थे ओप्रेसिव। तो एक लैंडलॉर्ड्स थे और दूसरे थे पीजेंट्स। हमने पीजेंट्स सोसाइटी हमने पढ़ी। तो इसने 2 लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए और जिसमें 2 क्लासेस आ गई, लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स। तो अब पोस्ट कॉलोनियल फेज़ में क्या किया गया, तो और जो ऑप्रेसिव जो सोशल कास्ट था, ठीक है, वो चेंज हो गया। लैंड के एरिया में रिफॉर्म्स आए, ठीक है। तो रिफॉर्म्स आ गए तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने रिटेलिएट किया, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो कास्ट ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, एग्रीरियन रिलेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिश राज में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, ठीक है। रोइटवारी सिस्टम आया, महालवारी सिस्टम आया, कमर्शलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स आए, कोऑपरेटिव बैंक्स बने, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो बड़े सारे एग्रीरियन रिलेशन जो है वो चेंज हुआ, हमने देखा, स्टडी किया। और हम आगे बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। यस, तो अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमिक सोसाइटीज़ का। वो डबल एज स्वॉर्ड है ये, रॉबर्ट सैमुअल्सन ने कहा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। लोकल कल्चर को की इरोजन हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, न्यू कल्चर की इरोजन हो जाती है। जो रिच है वो रिचर बन जाता है, पुअर जो है वो पुअर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से रॉबर्ट जे सैमुअल्सन, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहा कि ये डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरफ डेवलपमेंट आती है और एक तरफ कल्चर की, लोकल कल्चर की का रूइन होता है, इरोजन होती है। तो अब विलेज स्टडी से हमें पता चला है इम्पैक्ट का, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। निजमानी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जेंडर रोल्स, ये सारे चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो हुआ ही है, कल्चरल इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ये आपने बताना है। इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बताने हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपने बताने हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आई, ठीक है ना, विलेज स्टडीज़ हुई, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बैंक्स बने, तो जमींदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनको ओनरशिप लैंड दी गई, ठीक है। पहले इनके पास था, आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, फिर इनको मालिक बनाया गया। उसके बाद रॉयटवारी सिस्टम आया, तो जो एक्चुअली जो टिल करते थे उनको ऑनर बनाया लैंड का। तो वो डायरेक्टली आपको टिलर्स को कहा गया कि आप
रेवेन्यू के, ठीक है। महलवारी सिस्टम आया, तो विलेजर्स जो थे वो कलेक्टिवली उनको बोला गया रेवेन्यू, तो महलवारी सिस्टम, प्रोविटवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए, न्यू रिफॉर्म्स आए, है ना, नेशनल बैंक्स बने, कोऑपरेटिव बैंक्स आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो राइज कर गई, ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमने देखा। रॉबर्ट सैमुअल्स ने डेफिनेशन बताई ग्लोबलाइजेशन की, और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के विलेजेस में, वो हमने देखा। एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होती है, कल्चर इम्पैक्ट होता है। ओके, तो हम बात करते हैं बुक व्यू और सोशल रियलिटी क्या होती है। सोशल रियलिटी मीन्स क्या रूल्स आपको सोशल सिस्टम में तो क्या रूल्स बनाए हुए हैं इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। अब इंडियन सोसाइटी में आपको रिलीजन गाइड करता है, जजमानी सिस्टम गाइड करता है, वर्ना सिस्टम गाइड करता है, कास्ट हायरार्कीज गाइड करती है, विलेज सोसाइटी गाइड करती है। इसने कहा कि हमें इंडियन सोसाइटी को अगर स्टडी करना है तो हमें सैक्रेड बुक्स को स्टडी करना है, वेदिक्स को स्टडी करना है, तो इंडोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को स्टडी करना है, कल्चर को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह है, तो ये फील्ड ओरिएंटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको नकारा बुक व्यू कि हमें सैक्रेड बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें वेद्स पढ़ने चाहिए। अभी हम फील्ड व्यू की बात करें, द फील्ड वर्क जो है बेसिकली, अगर आपने अंडरस्टैंड करना है सोसाइटी को तो फील्ड व्यू करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है सोशल रियलिटी का बुक व्यू और फील्ड व्यू हमने करना है स्टडी। तो अब लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को हम जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ क्या हैं, है ना, तो सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के, कौन से सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं मेजर जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हैं और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, तो क्या इश्यूज़ हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से तो कौन से सोशो इकोनॉमिक जो हैं इश्यूज फेस किए हैं रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है गाइस। इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम साथ में इंडिजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस है सोशियो कल्चरल चेंज का इंडियन सोसाइटी में, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, पंचायती राज को हम स्टडी करते हैं, उसका सोशल चेंज क्या हुआ, मीडिया का और सोशल चेंज, मीडिया के आने से सोशल चेंज क्या हुआ, पंचायती राज के आने से सोशल चेंज क्या हुआ, इंटरप्ले क्या है लिटिल ट्रेडिशन का, ग्रेट ट्रेडिशन का, संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। तो
आप देखोगे कि सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ का। ओके गाइस, अब जो नेशनल कमीशन थी माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने माइनॉरिटी के बारे में बताया कि वो कम्युनिटी जो नोटिफाई की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेशनल कमीशन फॉर minorities, नेशनल कमीशन फॉर minorities एक्ट, तो 1992 में डिफाइन किया गया है मिनॉरिटी को कि वो मिनॉरिटी जो कि नोटिफाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब मिनॉरिटीज़ का स्टेटस आपको इंडिया में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीस स्टेटस दिया गया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ ने फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में इसने डिफाइन किया गया है मिनॉरिटी को। मिनॉरिटी वो सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसको नोटिफाई किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें एक चीज़ और भी ऐड की गई जिसमें TMA पाई फाउंडेशन और स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनॉरिटी अगर लिंग्विस्टिक है या रिलीजियस है, वो ज्योग्राफी देख के, वो डेमोग्राफी देख के स्टेट की, ना कि हमें कंट्री की पॉपुलेशन नहीं देखनी है, अपने स्टेट की डेमोग्राफी देखनी है। फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कम्युनिटी वो रिलीजियस मिनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है। तो TMA पाई फाउंडेशन, तो TMA पाई फाउंडेशन और स्टेट ऑफ कर्नाटका के बीच में केस था एक। तो अब इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा भी इनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं मिनॉरिटीज़ को, ठीक है। तो मिनॉरिटीज़ के लिए मैंडेट्स दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15 सेक्शन 1 सब सेक्शन, आर्टिकल 15 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, आर्टिकल 350A है, आर्टिकल 350B है। तो नेशनल कमीशन है फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन एक्ट है 2004 में बनाया था। ओके, तो कुछ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को लेके 1948 में, और कुछ 2 इंटरनेशनल कविनांट्स हैं 1948 1966 के। तो अब जितने भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है वो UN जो है वो ने डिक्लेयर किया था कि वो जितने भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, इंटॉलरेंस है, उसको अगेंस्ट है वो।
तो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ के ऊपर भी बात की थी 1992 में। ओके, तो यह जो है सेकंड एंड मोस्ट पॉपुलेशन प्लूरल सोसाइटी है वर्ल्ड की। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना। तो डाइवर्स रिलीजन और डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और उनको राइट्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम बात करेंगे आर्टिकल 315A की, आर्टिकल 315B की, आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 28 की और आर्टिकल 30 की। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल देनी है इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है 25 कहता है तो हर पर्सन को एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना एंड प्रोपगेट करना। कोई भी रिलीजन जो है वो प्रोफेस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है, ये कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 15 हमने देखा, आर्टिकल 16 हमने देखा, 25 देखा और 26 क्या बोलता है। 26 क्या बोलता है कि कोई भी रिलीजियस अगर कोई है वो अपने इंस्टीट्यूशंस को, बेसिकली ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, एस्टैब्लिश कर सकती है। कोई भी रिलीजियस बॉडी कोई भी इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकती है ना, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ठीक है, अफेयर सब कैरी आउट कर सकती है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स की बात है, ये कोई भी पर्सन जो है वो रिलीजन कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। तो आर्टिकल 26 कहता है रिलीजियस जो है कोई भी इंस्टीट्यूशंस कर सकती हैं, अपना सेटअप कर सकती हैं, वो प्रॉपर्टी कोई खरीद सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 28 की। तो आप वर्शिप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकते हैं, 28 में ये कहा गया है। 29 में ये कहा गया है कि किसी के पास लैंग्वेज अपनी है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसके पास पूरा हक है कि वो उसको कल्चर को संभाल के रख सकता है, कंजर्व कर सकता है। तो आर्टिकल 29 में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 25 की बात करें, आर्टिकल 26 की बात करें, आर्टिकल 28 की बात करें, आर्टिकल 29 की बात करें। 29 कहता है कि कोई भी कल्चर है वो कर सकता है, लैंग्वेज को कंजर्व कर सकता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 राइट ऑफ आल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, राइट्स है उनके पास कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है आर्टिकल 31 में। और आर्टिकल 32 में कि जो माइनॉरिटी के द्वारा इंस्टीट्यूशंस दी जाती हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उनको एड मिलना चाहिए, आर्टिकल 32 में, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 350A की बात करें तो स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए प्राइमरी तक,
अगर कोई रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। और आर्टिकल 350A ये हो गया। आर्टिकल 29 हमने डिस्कस कर दिया, आर्टिकल 30 हमने डिस्कस कर दिया, आर्टिकल 350A डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 350 क्या बोलता है कि आर्टिकल हमने इंसर्ट था, उसमें कहा कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी का होगा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बना। तो इसने कहा कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं मिनॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, उनको मिनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। ओके, तो यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन की डिस्क्रिमिनेशन डिक्लेरेशन है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। मिनॉरिटीज़ के लिए राइट्स हैं, तो मिनॉरिटीज़ के लिए भी राइट है, चाहे वो लिंग्विस्टिक रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हो। तो ये यूएन का जो डिक्लेरेशन है ना, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिक्लेरेशन है। नेशनल कमीशन है फॉर मिनॉरिटीज़ एजुकेशनल एक्ट है। ओके, तो गाइस यहाँ वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।